हैं, सबसे पहले हम बिगिन करते हैं इंग्लिश के साथ, ठीक है। इंग्लिश फॉर बोथ, ठीक है, दोनों के लिए बात करूंगी, एपीएफसी एंड ईओ के लिए। तो एपीएफसी एंड ईओ के लिए, दोनों के लिए जब हम बात करें तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक्स किए थे और वो किया था हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एसवीए। नेक्स्ट वन वाज प्रीपोजिशन किया, ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, आर्टिकल्स किए, राइट, आर्टिकल्स किए, क्वेश्चन टैग्स किए, एडजेक्टिव्स किए, एंड जितने भी मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें से भी हमने सिलेक्टिव देखा कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सेक्शंस हमने उठा करके डिस्कस किए, ठीक है, एडजेक्टिव्स किए, एडवर्ब्स किए। और मैंने हमेशा से बोला, बिल्कुल स्टार्टिंग से बोला, इंग्लिश की जब क्लासेस बिगिन हुई थी तभी बोला कि एक काम है जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और वो है आपका वोकैब का सेक्शन, राइट। तो जिन लोगों ने ये सारे सेक्शंस कर लिए हैं भाई, एक एक बार पढ़ लिए हैं, अब आपको काम करना है दैट इज रिवीजन करने का। रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस मैं भी आप लोगों के साथ अब स्टार्ट करूंगी। रिवीजन करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे कि आपको ये सारे पॉइंट्स जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर करके बताया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, बिल्कुल टारगेट करके। मैंने हमेशा हर क्लास में आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेक्शन को हाईलाइट करके दिया है। रूल्स जो हैं वो ग्रामर के बहुत ज़्यादा लगते हैं, उस चीज़ से आपको बचना है कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं करना, बट जितना बताया एटलीस्ट उतना आपको अच्छे से करना है, उसमें से आपके क्वेश्चंस देखने आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो रिवीजन एंड देन उसके बाद में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करने का है, इसको जब आप करोगे तो क्या करोगे और दोनों के लिए कैसे बात करनी है भाई। जो एपीएफसी है, ठीक है, इसमें 10 मार्क्स का रहेगा आपका इंग्लिश, और ईओ में कितना रहेगा, ईओ में रहेगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है, ईओ में रहेगा आपका 20 मार्क्स का। तो ये तो वो हो गए भाई जिनको पता है कि हाँ मैम ने ये करवाया है, हमें इंपॉर्टेंट बता रखा है, हमने इस तरीके से चीज़ें करनी है। अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाद में कोर्स ज्वाइन किया है या अभी भी आजकल में कोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जो अभी न्यू है, न्यू टू द कोर्स को क्या करना है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब प्रैक्टिकल बात यही है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाएं और एक एक वीडियो को देख सकें। तो आपने क्या करना है कि जो भी क्लास में पढ़ाई होती है वो जिस डेट पर होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डेली का पीएनजी मतलब पीडीएफ अपलोड करते जाते हैं। एनोटेशन वाला, एनोटेशन से क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास जो पीडीएफ है उसमें मार्क कर देते हैं कि भाई ये इसमें चीज़ें हैं, इसमें मैंने स्टार मार्क्स लगा रखे होंगे, हैशटैग्स लगा रखे होंगे। मेरे स्टार मार्क्स एंड हैशटैग्स का मतलब क्या होगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपने उन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को देखना है कि अच्छा ये चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट मैम ने कही हैं, तो आप उस एनोटेशन वाली पीडीएफ को रीड करें। अब आपका एक ही काम हो सकता है, वो है कि आप पीडीएफ को रीड करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप पीडीएफ को देखना स्टार्ट करें एंड सेम टाइम पर आपको क्या करने का है कि जब आप पीडीएफ देख रहे हो उसमें आपको जो कन्फ्यूजन आ रहा है, तो जो कन्फ्यूजन आ रहा है उसको आप डायरेक्टली मुझसे भी टेलीग्राम नंबर पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम नंबर सभी स्टूडेंट्स के पास है, टेलीग्राम ही करना है, कॉल नहीं करना है इसके ऊपर आपको। 8375008898, ठीक है, 8375008898। इसमें आपने क्या करना है कि भाई आपका कोई डाउट आ रहा है तो मैम से पूछ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो पूरा टॉपिक ही है जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, से अगर सपोज किसी को क्वेश्चन टैक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने देखा कि अच्छा ये इस डेट का पीडीएफ है और इसमें क्वेश्चन टैक्स है, आपने देखा कि क्वेश्चन टैक्स है तो आपने उसको पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जाओ फटाफट से वीडियो को फास्ट स्पीड में देखो, ठीक है। और नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहना, नोट्स जो आपको वहीं से देखने हैं, और बहुत शॉर्ट से नोट बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट बनाना जिससे आपका टाइम बचे, मतलब अल्टीमेटली मेरे कहने का यही है कि इधर मैं बोल रही होंगी वीडियो में और इधर आपका हाथ चल रहा होगा, इस तरीके के नोट्स बनाना। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना रहे हो और आधे घंटे की वीडियो आपकी 1 घंटे में खत्म हो रही है। आपको 1 घंटे की वीडियो को 15 मिनट में, 20 मिनट में खत्म कर देना है, जिसमें आपको नोट मेकिंग भी करनी है, समझना भी है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है, वीडियो को फास्ट मोड पे करना है एंड रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं इंग्लिश में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। भाई दोनों ही एग्जाम्स के लिए, चाहे पीएफसी हो और ईओ हो, वो कैब तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। वो कैब के लिए आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, प्रिपेयर करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपके पास 20 दिन है, ठीक है। लमसम पर भी अगर हम देखें तो मिनिमम से मिनिमम 20 दिन है, क्योंकि लास्ट वाले टाइम पर तो आपको और भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो आपके पास 20 दिन भी अगर है, और अगर आप थोड़ा सा टाइम भी प्रोडक्टिव तरीके से वो कैब को दे पा रहे हैं, प्रोडक्टिव होकर के देना है, ऐसे माइंड पे प्रेशर मत लेना। अच्छा मैम वो कैब के बारे में कुछ स्पेशल बता दो, क्योंकि वो कैब तो इतना बड़ा सेक्शन है तो हम क्या करें। वो कैब के लिए ना एक स्पेशल पीडीएफ अपलोड हो रखा है, ठीक है, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये बड़ा खास पीडीएफ है, इसको कम से कम आपने एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना है,
ठीक है, मतलब अच्छे से देखो इसको। एंड क्या करना होता है ना, वोकैब में क्या होता है कि आपको अपने, जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उस समय वोकैब को लेकर के बैठना है। तो वोकैब सबसे एक्टिव माइंड में लेकर के बैठो एंड उसको क्या करना है, आपके ब्रेन को रिटेन करते जाना है। रट नहीं सकते, इतने सारे वर्ड्स हैं, आप उनको याद करके मतलब रोट मेमोराइजेशन नहीं कर सकते उसका। इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन आपने उन वर्ड्स को देखना है और उनके लिंक्स बनाने हैं कि इसको हम सिंपल वे में कैसे लिंक कर सकते हैं। एंड ये वही वाले वोकैब होंगे जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके से आपने चीज़ों को लेकर के चलना है, वोकैब को लेकर के चलना है, ग्रामर को लेकर के चलना है। ग्रामर से डरना नहीं है। मैंने ग्रामर को बहुत ही सॉर्टेड फॉर्म में करवाया है। ग्रामर भी एक समुंदर है, काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, बट मैंने आपको वही चीज़ें कराई हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। तो उनको आप अच्छे तरीके से कम प्रिपेयर करके जाएंगे, इसमें कोई इफ बट होना नहीं चाहिए। तो ये सभी के लिए बात हो गई। एक कैटेगरी वो है जिनके पास जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको तो जहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं, जो टफ एरियाज लगते हैं, उसको एक बार देखने का है। रिविजन के लिए टाइम तो निकालना ही होगा, क्योंकि विदाउट टाइम तो कुछ होगा नहीं। कि अगर हम सोचेंगे अब कम टाइम में चीज़ें चल जाएंगी, तो कम टाइम देने से चीज़ें नहीं चलेंगी, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा एंड टाइम ज़्यादा देते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें इसका। और वोकैब इंग्लिश में जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर जितना बता दिया मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा इधर उधर कहीं मत भटको, उतना कर लो और उसके साथ वोकैब को अपने इन्हांस करो। ये हो गया आपका इंग्लिश का सेक्शन। जो पहले से कर रहे हैं उनको बता दिया, जो अभी कर रहे हैं उनको बता दिया भाई पीडीएफ से कर लो, प्रॉब्लम्स आती हैं टेलीग्राम पे भेज दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मतलब जैसे भी करके मतलब अपना टॉपिक लिख दो, नाम लिख दो, डाउट लिख दो, पूरा ऑडियो नोट में भेज दो, वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। और इंग्लिश से डरना नहीं है भाई, इंग्लिश बहुत ही आसान सेक्शन है। मैं बोल रही हूँ ना, तो क्लासेस में भी बहुत सारे लोगों को जिनको इंग्लिश का कुछ नहीं पता था उनको समझ में आई हैं चीज़ें, बस आपने एक बार देखना है टाइम की कमी को मेंटेन करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो जो है वो आपका क्या करती है, बेस बना देती है, इकोनॉमिक्स से आपकी दोस्ती करवा देती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फॉर बिल्डिंग द बेस। एक बार जब आपका बेस बन जाता है, इसके बाद आप इसके इम्प्लीकेशंस कर पाएंगे, मतलब इसका यूज कर पाएंगे वैरायटी में, दैट इज मैक्रो में। एंड इंडियन इकोनॉमी से आप लिंक तभी बना पाएंगे जब आपको इस बेस के बारे में पता होगा। ठीक है, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी से तभी आप इसको कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको रिवाइज करना है। अब इसमें ना कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, साइंस में कुछ टॉपिक, इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करके पढ़ना है। दैट इज एक सेक्शन देखना आप लोग ओपन इकोनॉमी का। ठीक है, ओपन इकोनॉमी का। एंड इसके बाद जो पॉलिसीज है ना, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, ये पॉलिसीज वाले सेक्शंस आपके क्लियर होने चाहिए। इसकी जो टर्म्स हैं वो खेल जाएंगी आपके साथ, तो टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे स्टैगफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इसको कम्बैट करने के लिए क्या फीचर्स है, बैंक रेट के साथ क्या करोगे, रेपो रेट के साथ क्या करोगे, रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या करोगे, बहुत बेसिक से पॉइंट्स। ठीक है, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस रहते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती हैं। ठीक है, इस जो भी पूरी मार्केट है हमारी, इसमें गवर्नमेंट के क्या रोल रहते हैं। फिर नेशनल इनकम का क्या है, मतलब नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से हम लोग इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से देखेंगे, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारी इकोनॉमी के ऊपर, चाहे वो नेशनल इकोनॉमी हो चाहे फिर वो डोमेस्टिक इकोनॉमी हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। इसके साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, एलपीजी, ये सारे सेक्शंस भाई आपको लेकर के चलने हैं। अब बात करते हैं इसमें एपीएफसी एंड ईओ के क्लासिफिकेशन के ऊपर। एपीएफसी एंड ईओ के क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो एपीएफसी में आपको ये सारे कंसेप्ट, मतलब कंसेप्चुअल थोड़ा सा ये ज़्यादा रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, मतलब आपको ये सारे टर्म्स की पता होनी चाहिए। मॉनेटरी में क्या होगा, फिस्कल में क्या होगा, रेपो में क्या होगा, रिवर्स में क्या होगा, बैंक में क्या होगा, मतलब ये सारे रेट्स में क्या होगा, या पॉलिसीज क्या कहेंगी, पॉवर्टी के टाइप्स में क्या होगा, एलपीजी में क्या होगा। ये कंसेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है एंड कंसेप्ट के साथ साथ में करंट भी पूछता है। ठीक है, करंट रिलेटेड टू, मतलब करंट सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो सारी चीज़ें इधर पूछी जाएंगी। ठीक है, बजट एंड सर्विस से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी, तो बजट एंड सर्विस से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में बजट एंड सर्विस से रिलेटेड भी बातें आपको करनी है। वहीं अगर हम बात करें ईओ के बारे में,
तो ईओ में जो है ना वो इकोनॉमिक्स का मतलब कम, अगर हम देखें इसका थ्योरेटिकल नॉलेज कम, इकोनॉमी का थ्योरेटिकल सेक्शन कम, इकोनॉमी का थ्योरिटिकल सेक्शन कम, कंसेप्चुअल थोड़ा कम, और करंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसमें करंट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा रहेंगी ईओ में, ठीक है। ये बातें हो गई। अब इसमें क्या करना है, इकोनॉमी में जब आप पढ़ोगे, जब आप इसकी रिवीजन करोगे, तो रिवीजन करते समय सबसे पहले पॉइंट जो मैं बता रही थी अभी एपीएफसी वालों को, कि भाई आपकी जो टर्म्स है ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 इज टर्म्स। नंबर 2, किसको कब बढ़ना है कब घटना है, मेन खेल यही रहेगा इसके अंदर, किसको कब बढ़ाना है किसको कब घटाना है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके इम्पैक्ट्स हमको देखने हैं कि डिफरेंट चीज़ों के इम्पैक्ट्स कैसे पड़ेंगे, किसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। तो टर्म्स एंड इम्पैक्ट्स को देखोगे, टर्म्स एंड इम्पैक्ट्स के साथ में मतलब आपकी जो कंसेप्ट है वो आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बाकी जो करंट वाला मुद्दा है, करंट वाला मुद्दा तो रहेगा ही कि करंट का आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स करंट जो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में वो आपको होगा, और बजट और इसके सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो मतलब जो भी इसका क्राइटेरिया होगा वो हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स का है, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हों चाहे वो ऑलरेडी जो कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम बात है। जो ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार उनको एक बार गो थ्रू करना है, मतलब रिवीजन करना है, 2 से 3 बार रिवीजन करना है। और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनमें एपीएफसी वाले क्या करेंगे कि कंसेप्ट देखेंगे, करंट बेस ज़्यादा देखेंगे, एंड कंसेप्ट देखेंगे, सॉरी कंसेप्ट थ्योरी वाले सेक्शन को कम, करंट वाले सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, एंड इसमें आप लोगों को माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा ज़्यादा देखना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के चलना है। वहीं अगर हम बात करें एपीएफसी वालों के लिए, भाई कंसेप्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। जब रिवीजन चलेगा तो दोनों का होगा, एपीएफसी एंड ईओ का, एंड जो भी उसमें चीज़ें बताई जाएंगी। अभी देखो जो हम रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन का देखो किस तरीके से करेंगे, रिवीजन हम लोग करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। रिवीजन सारा का सारा कैसे होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा, आप उसका आंसर देंगे, एंड उस आंसर के ऊपर फिर जहाँ पर भी चीज़ें जो लिंक करने की होंगी, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, R&D करेंगे। मतलब जो आपके एग्जाम में, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट सेम कंसेप्ट्स आएंगे, तो उन कंसेप्ट्स के ऊपर हम लोग R&D करेंगे, मतलब डिस्कशंस करेंगे, बातें करेंगे कि ये टॉपिक है इससे ये कनेक्टेड है, तो ये टर्म्स इस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं। मतलब वो सब कुछ होगा एपीएफसी एंड ईओ दोनों के लिए, फिर वो एमसीक्यू सेशंस रहेंगे, ठीक है। ये हो गई बातें इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके बाद हमको चलना है नेक्स्ट पर, दैट इज हमारा साइंस एंड करंट, ठीक है। तो साइंस का क्या सिनेरियो होने वाला है, देखो साइंस का क्या सिनेरियो है भाई, कि साइंस में मैंने आप लोगों को करवाया है बायो एंड केमिस्ट्री। तो बायो जो है वो क्लास 8, 9, 10th का करना है, एंड 8th वाले का जो 8th वाला जो है वो डायरेक्टली आपका 10th वाले से कनेक्टेड है, मतलब 8th के टॉपिक्स 10th वाले में लिंक होते हैं, और 9th वाला जो है वो इंडिपेंडेंट चलता है। तो बायो 9, 10th का, और उसमें भी स्पेसिफिकली छाट छाट करके चीज़ें करवाई गई हैं। इसमें आपको स्पेसिफिक पीडीएफ भी दी गई थी, और आप इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा जो फ्लावर्स वाला सेक्शन है, ठीक है, फ्लावर्स वाला सेक्शन है, अब भाई बायो है तो जो भी इसमें रिप्रोडक्शन के सेक्शंस आएंगे, हेरिडिटी रहेगी, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री जो है उसमें क्लास 8 का आप बस एक बार बस उसके हेड पॉइंट्स देख लोगे, केमिस्ट्री के हेडिंग सेटिंग्स देख लोगे तो चल जाएगा, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एंड मूविंग टू क्लास 9th, इसमें भी बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री क्लास 9th का भी माइनर है। जो केमिस्ट्री का खेल है वो है क्लास 10th का, ठीक है। तो क्लास 10th वाला इसका आपने थोड़ा ज़्यादा फोकस करके देखना है, इसकी हेडिंग्स एंड इसके माइनर सेक्शंस हैं, तो वो भी जो क्लास में करवाया गया उतना सफिशिएंट रहेगा, उतने से आप कर सकते हैं। क्लास 10th वाले को अच्छे नोट पर लेकर के चलना, ये आपको करना ही है। इसमें किस तरीके से चीज़ें होंगी, इसमें भी वही होगा कि साइंस में टर्म्स का खेल रहता है ना, टर्म्स का खेल रहता है। वो टर्म्स आपको पता है, उस टर्म्स के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई हाई लेवल वाली चीज़ें नहीं होंगी, बेसिक्स पूछेंगे इसमें, ठीक है। और साइंस से एक और टॉपिक आगे चल के कनेक्ट होगा, वो बनेगा हमारा करंट का पार्ट, दैट इज साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस को अगर हम लें तो साइंस एंड टेक में जो चीज़ें हैं वो भी जाएंगी, जो कि करंट के पार्ट से आपको क्लियर करनी है। सेम बात है कि भाई पीडीएफ से चीज़ों को रिवाइज करते जाओ, डाउट्स आते हैं उनको पूछते चले जाओ, एंड किधर ज़्यादा दिमाग लगाने का है वो मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि केमिस्ट्री क्लास 10th की देखो, ठीक है, एंड बायो क्लास 10th और 8th की एक साथ देखना, जब भी देखोगे 9th की अलग से देख लेना, ठीक है। क्लास में जितना कराया सफिशिएंट है, एक पीडीएफ दे रखी है उसकी, उससे कर लेना, और इंग्लिश में जो वो कैब की पीडीएफ है उसके ऊपर फोकस करना, राइट। ये बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं करंट की। भाई करंट ना, जैसे ये बिल्कुल आप लोग को दिख रहा है ना कि कितना वास्ट है और इसमें कुछ नहीं है, मतलब यही है कहने का कि करंट जो है
उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। करंट जो है वो एक वास्ट सिनेरियो है, इसके लिए आपको करने का क्या है, वास्ट सिनेरियो है, इसलिए आपको करने का क्या है कि आपने इसको रिवीजन मोड पे रखना है। करंट जो है वो आपकी ज़्यादा रिवीजन मांगेगा, रिवीजन मोड पे रखना है। एंड मैं पहले भी कहती हूँ कि करंट जो है किस तरीके से याद होता है, करंट को याद करने का तरीका होता है कि हम उसको डिस्कस कर लें। जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप क्या करें, डिस्कस करते जाएं, माइंड आपका रिटेन करता जाएगा। जब भी आप पढ़ रहे हैं आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए ताकि चीज़ें रिटेन कर सके। और डिस्कशन जो है करंट का वो आपके पढ़े हुए को और ज़्यादा क्या बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। बहुत वास्ट है, ऐसा कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। और इसीलिए हम लोग करंट को बिल्कुल पूरा इन डिटेल लेकर के चल रहे हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी हम करंट को करते रहेंगे। ठीक है, करंट को बिल्कुल हम लास्ट तक लेकर चल रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल लास्ट डे में जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आ जाए, तो करंट बिल्कुल लास्ट टाइम तक आराम से लेकर के चलेंगे एंड इसको डिटेल में करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं कि मैम ईयरली वाला कर लें। ईयरली वाला नहीं करना, मंथली करना है। ठीक है, मंथली करना है और वो भी ऐसा करना है जिसमें सारी चीज़ें गिवन हो। आप इसको ओवरव्यू सेक्शन पे, शॉर्ट नोट पे नहीं लेकर के चल सकते हो, इसको आपको डिटेल में लेके चलना है मंथली वाले सेक्शन के साथ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपके चारों सेक्शंस में मैंने बताया कि आपको किस तरीके से करना है। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल वही बातें हैं कि भाई अपने आप को अब आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देखो मोटिवेशन कभी भी मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आता है, वो टेम्परेरी होता है। अल्टीमेट जो मोटिवेशन है वो यही है कि आप खुद देखो कि एपीएफसी ईओ की वैकेंसी कितने समय के बाद आई है। ठीक है, दोनों की वैकेंसी, एपीएफसी ईओ की वैकेंसी कितने लंबे समय के बाद आई है। अगर आप किसी भी तरीके से ये सोचते हो कि ठीक है इस बार तो हम ट्रायल कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या चांस है कि वैकेंसी आ ही जाएगी? और कितना वेट कर लोगे आप उस वैकेंसी के लिए, राइट? तो ना तो आप वैकेंसी का दोबारा वेट कर सकते हैं, ना ही आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, किस लेवल पर आएगी और उस समय क्या लेवल रहेगा। तो जो आज है, जो प्रेजेंट है, उसका आपको सब कुछ मालूम है कि भाई कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सिलेबस है हमारा। ठीक है, आगे पता नहीं क्या पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न का भरोसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैकेंसी कब आएगी का भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल कि वैकेंसी कब आनी है, फिर क्या चेंजेस होंगे, क्या सिलेबस बदल जाएगा। सेम प्रिपरेशन के साथ आप नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेटर करिए। ठीक है, और ये तो ग्लैडविन बोल ही रहा है तो विन आ गया यहाँ से, तो और अपनी विक्ट्री के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दैट मीन्स कि भाई ये टाइम है लड़ने का, यही टाइम है सब कुछ कर दिखाने का। ठीक है, तो कर दिखाओ, अपने आप को मोटिवेटेड रखो और सिलेबस को फटाफट से कवर कर लो और इसके बाद में अपनी रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ जाओ। नोट्स बनाने से बचो, एक एक दिन, एक एक पल अपना अहमियत के साथ इस्तेमाल करो। मतलब समझो बहुत कीमती, मोती से भी ज़्यादा कीमती है वो। एंड इन पलों को, ठीक है, इन पलों को संजो करके, संभाल करके रखो, क्योंकि यही आपको बनाएंगे एक डिफरेंट पर्सनालिटी, जिसके बाद आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि लोग आपके पास चल करके आएंगे और कहेंगे कि बताइए भाई किस तरीके से आपने ये विक्ट्री हासिल की है। तो थोड़ी सी मेहनत, ये थोड़ा सा संघर्ष जो बचे हुए दिनों का है, इस बचे हुए दिनों में आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो टूट जाओ या तो फिर बन जाओ। ठीक है, टूट के बिखरना है या एकदम बन जाना है और एक डिफरेंट पर्सनालिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर देना है। यहाँ से आपका लाइफ चेंजिंग सिनेरियो है, सब कुछ आपके हाथ में है। हम लोग का काम है आपको मोटिवेट करने का, आप लोग को पढ़ाने का। हम आपको पढ़ा रहे हैं, राइट मोटिवेशन दे रहे हैं, राइट गाइडेंस दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोग फील करते हैं कि भाई हम डिमोटिवेटेड हैं, बहुत सारे लोगों का आता है कि मैम हम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। भाई डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो फिर एक ही ऑप्शन है, छोड़ दो। ठीक है, नहीं करना तो छोड़ दो, और अगर करना है तो फिर डिमोटिवेट क्यों होना है? डिमोटिवेट फिर होना ही नहीं है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि करना है, पूरी जी जान लगा के करना है। तो जान लगा दो, क्योंकि जो मौका है वो आज है, अभी है, इस वक्त है, कल हो ना हो। राइट, फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग कि ये जो टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम लोनली फील कर रहे हैं। लोनली फील करने का आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कैसे फ्रेंड्स हैं आपके पास? आपका फ्रेंड है इंग्लिश, आपके पास फ्रेंड है इकोनॉमी, आपके पास फ्रेंड है करंट अफेयर्स, अकाउंटेंसी, लेबर लॉज, न जाने हिस्ट्री, पॉलिटी, न जाने कितने सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं। तो उनसे दोस्ती करो, क्योंकि अच्छे दोस्त जो हैं वो हमें सही जगह ले जाते हैं। एंड इस समय आपकी दोस्ती सिर्फ इनसे होनी चाहिए, बल्कि अगर आप
फैमिली में भी हैं या पीजीज में रह रहे हैं, जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सारे स्टफ से थोड़े से टाइम के लिए दूरी बना करके सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करनी है इन्हीं सब फ्रेंड्स से जिनके नाम इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड सो मैनी मैंने बताए। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके चलेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करेंगे एंड होने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए खुद को करेंगे तैयार। Because you know and everybody says that selection means only selection. Stay connected at only selection world and just rock it. Get this exam. ये एग्ज़ाम आज है, ये समझ लो जीवन में आखिरी बार वैकेंसी आई है APFC एंड EO की, इसके बाद नहीं आएगी। और इस आखिरी वैकेंसी में जो सबसे ऊपर नाम दर्ज करना है वो आपको करना है, और उसके लिए जो करना पड़े सब कुछ सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल सून, टेक केयर।